नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल पर मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने जो पीछे वाला वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, स्वर क्या था, व्यंजन क्या था, सभी के उच्चारण स्थान कैसे आपने याद किया। आज हम जानेंगे कि प्रत्यय के आधार पर जो वर्ण के भेद होते हैं कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज जानेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। तो प्रयत्न के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आपसे पूछ भी लिया जाएगा, तो कौन कौन से होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है वाह्य प्रयत्न और दूसरा होता है अभ्यंतर प्रयत्न। और एक चीज हमेशा जानिए, जब एक दूसरे का दो भेद होते हैं तो एक दूसरे के विलोम भी लगभग सामान्यता होते हैं। जो आपके पेपर में भी हाल ही में पूछ लिया गया था कि बाह्य प्रयत्न के भेद कौन से होते हैं, बाह्य प्रयत्न का भेद कौन है। तो बाह्य का भेद क्या होगा, अभ्यंतर, या अभ्यंतर का भेद क्या होगा, बाह्य। दो चीजें जानिए, बाह्य का मतलब बाहरी, अभ्यंतर का मतलब आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है कि जीवा, जीव, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा आदि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। प्राण, सांस, वायु, कंपन, झनकार के आधार पर उच्चारित होने वाले वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। और अभ्यंतर का मतलब क्या, भीतर। और अभी पूछा भी गया था कि भीतर का शब्द तत्सम रूप क्या होता है, तो शुद्ध परिनिष्ठित क्या होगा, अभ्यंतर ही होगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपने जाना है। प्रयत्न के आधार पर भेद कितने हुए, दो, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। दूसरी चीज यहाँ पे जाने कि बाह्य का विलोम क्या होता है, अभ्यंतर। नेक्स्ट तीसरा चीज जान रहे हैं आप कि बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। अभ्यंतर प्रयत्न वे होते हैं जीभ, तालु, दांत, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, जीभ कहीं न कहीं स्थान को टच करती हो तो उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखते हैं। और जिसको उच्चारित करते समय प्राण, सांस, वायु, कंपन या झनकार उत्पन्न हो उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो आज हम जानेंगे बाह्य प्रयत्न के भेद के बारे में। तो चलते हैं बाह्य प्रयत्न के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बाह्य प्रयत्न के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बाह्य प्रयत्न के भेद, 4। नंबर 1 अल्प प्राण वर्ण, दूसरा महाप्राण वर्ण, तीसरा घोष वर्ण, चौथा अघोष वर्ण। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 4 भेद हुए, अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। फिर इसी में एक और नाम दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है प्राण तत्व के आधार पर या श्वास के आधार पर या वायु के आधार पर या वायु प्रक्षेपण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। शब्दों को समझिएगा, यहाँ पर वही शब्द आपके सेम रहेंगे, वायु, प्राण, श्वास,
प्राण तत्व कर लेंगे तो ज्यादा से, प्राण तत्व के आधार पर या एक नया शब्द है वायु प्रक्षेप के आधार पर। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राणवण। फिर यहीं पे एक चीज और हम जानेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कंपन के आधार पर, झनकार के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2। कौन कौन से? घोष और अघोष वर्ण। तो आइए हम सबसे पहले अब जानते हैं वायु प्राण तत्व श्वास या वायु प्रक्षेप के आधार पे जो वर्ण के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वायु प्राण तत्व श्वास या वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? वायु प्राण तत्व या प्राण या सांस या वायु प्रक्षेप के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 2। कौन कौन से? महाप्राण वर्ण और दूसरा अल्प प्राण वर्ण। तो ये हुए, आपने देखा कि प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद हुए। कौन कौन से थे? वाय और आभ्यंतर। फिर इसके बाद आपने देखा कि वाय प्रयत्न के आधार पर कितने भेद हुए? 4। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। इसके बाद फिर आपने देखा कि वायु प्राण तत्व श्वास या वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्ण के कितने भेद हुए? 2। महाप्राण वर्ण और अल्प प्राण वर्ण। अब इसके बारे में हम आइए सबसे पहले जानते हैं महाप्राण वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है और अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। दोनों में एक चीज ध्यान में रखिए कि जो वर्ण महाप्राण वर्ण होंगे वो अल्प प्राण नहीं होंगे। तो अगर एक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसे आप खाली जानते रहेंगे, याद नहीं रहेगा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ण महाप्राण है, कौन सा वर्ण अल्प प्राण। तो आइए अब जानते हैं महाप्राण वर्ण के बारे में। तो देखते हैं महाप्राण वर्ण के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे हम महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण। अब महाप्राण वर्ण किसे कहा जाता है? कहा जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारित करते समय, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय मुख से अधिक मात्रा में प्राण वायु श्वास बाहर निकले और वे ध्वनियां हकार की विशेष रूप से हकार ध्वनि जैसा प्रतीत हो, यानी कि हा की तरह जैसे लगे, जैसे आप बाहर उच्छिप्त करते हैं, वर्णों को फेंकते हैं, जैसे उच्चारित करते समय हकार विशेष रूप से उन वर्णों में पाया जाए, उसे हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। कुल मिलाकर जिन वर्णों को उच्चारित करते समय मुख से अधिक मात्रा में प्राण वायु श्वास बाहर निकले और हकार की ध्वनि विशेष रूप से हो, उसे हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण कौन कौन से आते हैं इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, जिसे वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आता क्या है? का, खा, गा, घा, चा वर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? चा, छ, जा, झा और ई। इसके बाद टा वर्ग। टा वर्ग में क्या क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा और ढा।
ता वर्ग, त, थ, द, ध और न। पा वर्ग, प, फ, ब, भ और म। और अब दूसरी चीज़ यहीं पे जानेंगे, इसे जो वर्ग में बांटा गया तो सबका अलग अलग नाम बतलाया गया। इसको पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा और इसे पांचवा वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, ये क्या हुए? महाप्राण वर्ण कहलाए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण वर्ण है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सी है? मूर्ताल सा, मूर्धा सा, दंत सा और ह, जिसे हम कंठ है, स्वरमुखी, स्वरयंत्री, काकल आदि के नामों से भी हा के बारे में हम जानते हैं। तो ये रहे आपके महाप्राण वर्ण। आपके पेपर में पूछ लिया कि महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो अगर महाप्राण आपको याद है तो अल्प प्राण तो जाहिर सी बात है कि जो महाप्राण वर्ण होंगे वह अल्प प्राण वर्ण तो होगा नहीं। अब इसमें हमें देखते हैं कि और क्या आता है, यानी कि कुल मिलाकर के एक आप लोगों ने पढ़ा होगा विसर्ग, अयोगवा का एक वर्ण है जिसे विसर्ग, जिसका चिन्ह और प्रतीक किस तरह से होता है। तो कब पूछा जाता है कि विसर्ग का उच्चारण किस तरह से होता है, तो विसर्ग का उच्चारण किस तरह से होता है? हा की तरह से होता है, जिसे अब आप ये जान गए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन और विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग को हम किन नामों से? महाप्राण वर्ण भी कहा जाता है। तो महाप्राण वर्ण जो कहे जाते हैं महाप्राण वर्ण। तो महाप्राण वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ऊष्म व्यंजन और विसर्ग आते हैं, जिसका एक सिंपल सा एक लाइन में यानी कि एक शब्द है, वही अगर आप याद कर लेंगे तो महाप्राण क्लियर, और महाप्राण क्लियर तो अल्पप्राण अपने आप क्लियर हो जाएगा, जिसमें 24 सर्ग में ऊष्मा के महाप्राण हैं। 24 सर्ग में ऊष्मा के महाप्राण हैं। 24 का मतलब क्या हुआ? 24 का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और ऊष्मा का मतलब हुआ ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सा, 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 हा, जिसे इसे ताल, इसे मूर्धा, इसे दंत और इसे कंठ से उच्चारित होता है। और सर्ग का मतलब क्या है? विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? माने इन वर्णों को किन नामों से हम जानते हैं? महाप्राण वर्ण कहा जाता है। तो अगर महाप्राण क्लियर हो गया तो अल्प प्राण पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि जो वर्ण महाप्राण होंगे वह अल्प प्राण होगा नहीं। तो महाप्राण वर्ण आपको पता चल गया, एक लाइन में आप जान गए कि बस एक लाइन याद करिए, 24 सर्ग में ऊष्मा के महाप्राण है। तो 24 का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और विसर्ग और ऊष्म व्यंजन में तालु वाला सा, मूर्धन वाला सा, दंत वाला सा और हा, ये महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं।
अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, अल्प प्राण वर्ण के बारे में जानते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है? अल्प प्राण वर्ण उसे कहा जाता है कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय मुख से कम मात्रा में प्राण या वायु बाहर निकले उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सा वर्ण आता है। वहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, चौथा आया। अब यहाँ पे भी फिर एक बार हम जानेंगे। तो प्रत्येक वर्ग जिसे आप वर्ग के नाम से जानते हैं, तो का वर्ग के अंतर्गत आपका आता है का, खा, गा, घा, अंग। च वर्ग में आपका आता है च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ड। इसके बाद ता वर्ग ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। तो जिसे हम ये जो वर्ग में विभाजित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग, इसे पहला वर्ण, इसे दूसरा वर्ण, इसे तीसरा वर्ण और इसे चौथा वर्ण और इसे पांचवा वर्ण। यहाँ पे आपने महाप्राण में 24 वाला यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तो जान गए। इसमें क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है। इसके बाद अल्प प्राण में और क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला और वा। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का यानी कुल मिलाकर के 135, ऐसे याद करेंगे क्या है? 135। और अंतस्थ व्यंजन 135 और अंतस्थ व्यंजन। साथ में इसमें एक और नई चीज आपको आज मिलेगी कि जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वहां पे आपने महाप्राण के बारे में जाना। महाप्राण का सीधा सिंपल ट्रिक था। जो महाप्राण वर्ण हो गए तो क्या थे? 24 सर्ग में ऊष्मा के महाप्राण होते हैं। बाकी जितने बचे वो क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं कंपन, झनकार के आधार पर।